दोस्तों, मोदी और शाह ने भले ही बंगाल जीत लिया हो, पर दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत बहुत ही खस्ता है। सारी ताकत झोंकने के बाद, सारा सिस्टम झोंकने के बाद मोदी को तमिलनाडु में सिर्फ 1 सीट मिली और केरल में 3। और जहां तक तेलंगाना की बात है या आंध्र प्रदेश की बात है या कर्नाटक की बात है, तो वहां पर भी बीजेपी स्ट्रगल ही कर रही है। और अगर आप राहुल गांधी और खड़गे का गेम देखें तो तेलंगाना इस वक्त कांग्रेस के हाथ में, कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में, केरल में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली है और तमिलनाडु में विजय के साथ खेल करके गठबंधन की सरकार बना ली है। और दोस्तों, हाल के नतीजों से सबसे ज्यादा जो घबराहट है, जो बेचैनी है, वो इन साहब को है, द किंग मेकर नायडू बाबू, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। अब नायडू बाबू के जो साथी हैं नीतीश कुमार, वो तो बेचारे पॉलिटिकल गोदाम में उनको भेज दिया गया, उनका तो कोई पता नहीं है। नायडू बाबू अकेले हैं, लेकिन बात अकेलेपन की नहीं है। असली बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से जमीन खोती चली जा रही है दक्षिण भारत में, चाहे वो सीटों और परिसीमन का मामला हो या सांप्रदायिक राजनीति हो, आंध्र प्रदेश में भी हालत खराब है। इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन जो है एंटी बीजेपी है, आप कह सकते हैं एक नॉर्थ साउथ का भी पोलराइजेशन है। और नायडू को लगता है कि अगर ज्यादा दिन साथ चले या मोदी जी को बैसाखी दी, ऑक्सीजन की सप्लाई दी, तो ऐसा ना हो कि खुद की राजनीति पर कहीं ग्रहण ना लग जाए 2029 आते आते। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नायडू बाबू ने आज जब चेन्नई में जो शपथ समारोह हो रहा था, बड़ा फिल्मी स्टाइल शपथ समारोह हो रहा था सुपरस्टार जोसेफ विजय का, और साथ में राहुल गांधी बैठे हुए थे, तो माहौल देख के थोड़ा सा और ज़्यादा बेचैन हो गए नायडू बाबू, क्योंकि विजय की ना सिर्फ आंध्र प्रदेश के तेलुगु इलाकों में फॉलोइंग है, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक आध आंध्र प्रदेश के स्टार से मिलकर विजय जैसा खेल करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। यानी एक नायडू प्लान तैयार हो रहा है कांग्रेस का। अब सच दोस्तों ये है कि नायडू पर जो राजनीतिक आंकड़े, चुनावी आंकड़े, वो ज़्यादा भारी हो रहे हैं। मित्र, आपको आंकड़ों से कुछ रूबरू कराना चाह रहा हूँ। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में 224 विधायकों का जो है वो हाउस है। इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के 138 विधायक हैं और बीजेपी के सिर्फ 64 हैं। अगर आप केरल देखें तो कांग्रेस के यहाँ पर जो विधायक हैं 63 हैं और बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक हैं। अगर हम तमिलनाडु देखें तो कांग्रेस के 5 हैं और बीजेपी के 1 हैं। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पर मजबूती लाना चाह रही है, हालांकि वहाँ विधायक नहीं हैं, बीजेपी के सिर्फ 8 हैं। और अगर हम टोटल करते हैं दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, अगर इनको हम टोटल करते हैं, समूचे दक्षिण भारत को, सारे एमएलएस गिनते हैं, तो कांग्रेस के इस वक्त दक्षिण भारत में 282 विधायक हैं, 282 एमएलए हैं, 5 में से 4 जगह सरकार है। बीजेपी की गठबंधन की एक ही सरकार है आंध्र प्रदेश में और बीजेपी के सिर्फ 83 विधायक हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक बड़ा मिसमैच, बहुत फर्क है और ये फर्क और फासला बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, कांग्रेस 282 एमएलए, बीजेपी सिर्फ 83, और ये जो अंतर है, जो गहराता जा रहा है, जैसा मैं बता रहा हूँ, ना सिर्फ नायडू बाबू घबराए हैं बल्कि मिस्टर मोदी और शाह भी घबराए। तो शाह जहां पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत का एक बार फिर से बीड़ा उठाया और आज वो कर्नाटक में थे। कर्नाटक में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, पार्टी के वर्कर से बात करते हुए फिर बड़ा हमला किया आज मिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर। और वैसे भी राहुल गांधी से बौखलाए हैं, तमिलनाडु के मामले में बौखलाए हुए, केरल में भी सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर भरोसा बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, ये कब किसकी पीठ में छुरा भोंक दें इनका कोई पता नहीं है। जो बौखलाहट है वो साफ मोदी जी की दिख रही थी। मतलब विजय से, जो 13 साल 14 साल पुराने दोस्त थे राहुल गांधी के, राहुल गांधी ने अपने पुराने दोस्त से क्या हाथ मिलाया, क्या वो मुख्यमंत्री बने, ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मिस्टर मोदी से। सुनिए क्या क्या कह रहे हैं मोदी जी बंगलौर में। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही
अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को बहुत कुछ मोदी जी ने बेंगलोर में कह दिया। मैंने कहा ना, बौखलाए हुए हैं जिस तरह के आंकड़े दक्षिण भारत में आ रहे हैं। मोदी जी से ना हार बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन बेंगलोर से जब वो तेलंगाना पहुँचे, हैदराबाद पहुँचे, क्योंकि दक्षिण पर ही अब वो फोकस है मोदी जी का, तो आज जब वो हैदराबाद पहुँचे तो उन्होंने तो हदें ही तोड़ दी। मतलब बेंगलोर में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, हैदराबाद में तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने परंपराओं को, नियमों को भी ताक पे रख दिया। उन्होंने कैमरे पे ही कह दिया कि भाई रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के बड़े करीब है, इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, कि आपको मैं पैसे तो दूंगा, केंद्र आपको ग्रांट देगी, पैसा देगी, और मैं गुजरात जैसा पैसा दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि आप मुझसे सीधे जुड़ जाइए, सीधे जुड़ जाइए। यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि राहुल गांधी से दूर रहिए, मेरे पास आइए। अब सोचिए, मुख्यमंत्री पर ही डोरे डाल रहे हैं। सुन लीजिए, मोदी जी को सुन लीजिए। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अब दोस्तों, अगर राहुल गांधी खड़गे साउथ से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, अच्छी तरह साउथ को समझते हैं। अगर साउथ में जो खेल कांग्रेस खेल रही है और कामयाब भी हो रही है, उससे अगर मोदी इतना बेचैन है कि बंगाल का चुनाव के नतीजे आते ही उन्हें कूच कर गए वो दक्षिण भारत, अगर मोदी बेचैन है तो सोचिए दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा नेता है नायडू बाबू, उसके क्या हाल होंगे बीजेपी को देखकर। और नायडू बाबू पर मैंने आज सवाल पूछे लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब 1990 के दशक से काफ़ी क्लोज रहे नायडू साहब के साथ। आंध्र भवन में वो डोसा वोसा खाते थे एक पत्रकार के तौर पे। रग रग से वाकिफ़ है नायडू की, आंध्र प्रदेश की राजनीति भी समझते हैं। मैंने बहुत से सवाल जो है वो पूछा है लखेड़ा साहब से कि भाई ऐसा तो नहीं कि बीच मझधार में छोड़ के चल देंगे या एन वक्त पर फैसला करेंगे, क्योंकि नुकसान तो बीजेपी उनको कर रही है। तो आप लखेड़ा साहब को सुनिए, साथ में हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट जो हैं वो अभिषेक भी होंगे, उनको भी सुनिए। अभिषेक भाई, एक बड़ी बात वो ये है कि सही बात है कि मोदी वीक हैं, बहुत मेहनत करी तमिलनाडु में, और इतनी मेहनत के बावजूद सिर्फ एक सीट हाथ लगी। केरल में सारी ताकत झोंक दी, पैसा झोंक दिया, सरकारी मशीनरी झोंक दी, 3 सीट मिली है। और कहीं कहीं तो मतलब आप कह सकते हैं ज्यादातर की बल्कि सीटों पे जमानत जब्त होती चली गई है मोदी और अमित शाह की बीजेपी की। क्या ये जो एक साउथ में माहौल बन रहा है मोदी के खिलाफ, क्या इससे नायडू बाबू भी डरे हुए हैं, नायडू बाबू भी घबराए हुए हैं? क्योंकि नायडू बाबू का बड़ा सपना है 2029 में वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, 2029 में दोबारा आंध्र प्रदेश जीतना चाहते हैं, वो केंद्र की राजनीति करेंगे, बेटा उनका मुख्यमंत्री रहेगा। ये सबसे बड़ी ड्रीम है नायडू बाबू की। और लोग कह रहे हैं कि नायडू बाबू को अब थोड़ा सा घबराहट लग रही है कि कहीं मोदी का साथ ज्यादा पकड़ा तो कहीं मेरा हाल भी वैसा ही ना हो जाए जो मोदी के बाकी साथियों का हाल हुआ है। क्या नायडू बाबू धीरे धीरे बीजेपी से दूर जा सकते हैं जैसे जैसे 2029 करीब आएगा? देखिए दीपक जी, दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, सबसे बड़े। ओके। नॉर्थ इंडिया में तो आप अजीत सिंह या रामविलास पासवान के लिए मौसम वैज्ञानिक जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन दक्षिण भारत में आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के साथ साथ अगल बगल के राज्यों का मैप देखें तो वो कांग्रेस में हुआ पड़ा है। आप तेलंगाना को देख लीजिए, आप कर्नाटक को देख लीजिए, आप केरल को देख लीजिए, और हालिया तो आप आज का घटनाक्रम आपने देखा, टी विजय के रूप में इंडिया अलायंस को एक नया पार्टनर मिला। अब इस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू के सामने जो चैलेंजेस थे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो उनके पास एकमात्र प्राथमिकता आप और हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, कि यही थी कि वो उपयुक्त समय कौन सा है जब वो अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें, और उसके बाद पार्टी की कमान और राष्ट्रीय राजनीति में खेलने के लिए एक उचित अवसर की तलाश करें।
लेकिन अब जिस तरह की गतिविधियां चल रही है उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि 2029 का इंतजार चंद्रबाबू नायडू दो कामों के लिए अब नहीं करने वाले। पहला, बेटे को कमान सौंपने का, आंध्र प्रदेश की कमान बेटे को सौंपने का वक्त 2029 के जनादेश के लिए भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, वो काम उसके पहले किया जाएगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक रिश्तों और प्राथमिकताओं को तय करने का काम, कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शागिर्दी में अपनी जमीन खिसकती चली जाए। जमीन की जो स्थिति है, परिसीमन पर जिस प्रकार से सदन में बहस हुई और जिस तरह से बाहर में रायता फैला, उसके बाद एक बात तो साफ हो चली है कि दक्षिण में स्थिति ये बन गई है कि जो बीजेपी को छुएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ओह माय गॉड, उस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू अब करेंगे तो क्या करेंगे? ओह माय गॉड, भारतीय जनता मतलब पार्टी को जो जो कहते थे ना कि चिमटे से छूना, अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे कि जोड़ नहीं, तोड़ वो की तो सत्ता को ए आई चिमटे से, वो स्थिति अब नायडू के सामने आ रही है। AIDMK का तो बुरा हाल हो ही गया इस चक्कर में तमिलनाडु में। लखेड़ा साहब, भाई ये कह रहे हैं जी। कि मोदी को जिसने छुआ वो दक्षिण भारत में बर्बाद हुआ। क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू जो, क्योंकि भाई आपके तो बड़े पुराने मित्र रहे हैं, 90 के दशक के मित्र हैं, बड़े इडली डोसा आपने खाए हैं आंध्र भवन में नायडू बाबू के साथ पत्रकार के तौर पे। ये बताइए कि नायडू बाबू वाकई ही इज नॉट वेरी हैप्पी, उनको लगता है कहीं फंस गए हैं, क्योंकि जिस पार्टी के साथ उनका अलाइनमेंट है उस पार्टी की छवि दक्षिण में अच्छी नहीं है और वो तो नतीजे बता रहे हैं। क्या नायडू बाबू इस वक्त दो राहे पे खड़े हैं, कंफ्यूज्ड हैं, असमंजस में हैं? देखिए, चंद्रबाबू नायडू का जो भीतरी मन बोल रहा है आज की तारीख में कि मैं अभी छोड़ के भाग जाऊं भारतीय ओह, जनता पार्टी को। लेकिन उनकी ओके, कहानी क्या है कि अभी उनको कम से कम 3.25 साल अपनी सरकार चलानी है, ये उनके सबसे बड़ी मजबूरी है। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं और उनको उनके लोगों ने कह दिया है कि भई हमारी लुटिया डूबने वाली है। उनका कहना है कि लुटिया डूबेगी 2029 के 3 महीने पहले तक के बाद हम फैसला करेंगे। अभी अभी लुटिया तो हम भी डूबेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की दोनों की लुटिया डूबेंगे। लेकिन इसमें हम भी डूबेंगे, ये सबसे बड़ा खतरनाक गेम हो जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठे रहो। जो भी इनके लोग हैं अमरावती में पैसा ये इन्होंने काफी कुछ भाजपा ने दिया है। अभी जो मेरी रिपोर्ट है कि ये बड़े नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको जो है इग्नोर कर रही है और जो वादे किए थे वो वादे के हिसाब से अमरावती और बाकी जो बड़े 3-4 प्रोजेक्ट हैं उसके लिए पैसा देने में ढिलाई बरती जा रही है। अब क्या भाजपा ने इनको डराया हुआ है, जो बिहार प्रोजेक्ट की वजह से जहां नीतीश कुमार को दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंका हुआ है, तो इनको ये पता लग गया कि अब अगला नंबर इन्हीं का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बड़े पत्ते बड़े आराम से खेल रही है, क्योंकि उसको पता है कि देखिए इनके पास 16 है, 2 पवन कल्याण के हैं। अब इनको समस्या ये है इनकी सबसे बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन कल्याण की पीठ पर हाथ रखा हुआ है। पवन कल्याण का जो एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा है, तो इनको ये लगता है कि पवन कल्याण की पीठ पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने हाथ रख दिया और अभी से डिक्लेयर कर दिया तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये इसलिए डरे हुए हैं कि पवन कल्याण को हिंदुत्व का जो ब्रिगेड बना के, भगवा ब्रिगेड का लीडर बना करके पूरे आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घुमा करके उनकी मटिया मेट ना कर दे। तो ये भैया ये एक हाथ से लो एक हाथ से दो। भ्रष्टाचार के जो फाइलें हैं चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, जो केसेस रजिस्टर्ड है, 3 महीने जेल में थे और अभी वो फाइलें बंद नहीं हुई है। एक दो फाइलों पर थोड़ा सा काम किया है, अदरवाइज वो फाइलें बंद नहीं हुई है, फाइलें चालू हैं। इसलिए जब तक फाइलें चालू हैं चंद्रबाबू नायडू हिलने वाले नहीं। जी। जब तक फाइल चलेगी तब तक नायडू बाबू की बीजेपी के साथ सरकार चलेगी। और इनका ये भी कहना है कि भाई कहीं ना कहीं नायडू बाबू डरे तो है कि भाई नीतीश जैसा हाल ना हो जाए, लेकिन जैसे ही ये फाइलें उनकी क्लियर होती, उनकी पहली प्राथमिकता है कि जिन जांचों में फंसे हैं कम से कम उसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाए, वो फाइल बंद हो जाए, उसके बाद वो स्वच्छंद रूप से आज़ाद होकर अपना कहीं ना कहीं फैसला ले। अभिषेक जी, अगर आप नायडू बाबू की एक राजनीतिक इतिहास देखें तो चुनाव के आखिरी साल वो कार्ड खेलते हैं, मतलब लास्ट मोमेंट तक देखते हैं और चुनाव से कुछ समय पहले पाला बदलते हैं। क्या नायडू बाबू उत्तर प्रदेश के नतीजों का इंतजार करेंगे, पंजाब के नतीजों का इंतजार करेंगे, फिर आगे तेलंगाना का भी चुनाव है 2028 में, 2 साल बाद मध्य प्रदेश का है। क्या ये जो 4-5 बड़े राज्य हैं इनके चुनाव के नतीजों के बाद नायडू बाबू तय करेंगे
कि मोदी के रथ पे सवार होना है या इस रथ से उतर जाना है? दीपक जी, अभी आपने लखेड़ा जी से पूछा कि आंध्रा भवन में बहुत डोसा वगैरह और इडली वगैरह खाई होगी इन्होंने नायडू जी के अरे साथ। भाई, बड़े पक्के दोस्त थे ये जी, नायडू बाबू के। मुझे मुझे मालूम है। और दरअसल कल मैं भी रात में आंध्रा भवन में ही था। और आपको एक बड़ी बात बता दूं कि आजकल राहुल गांधी आंध्रा भवन बहुत जा रहे हैं। और जी जाके सोशल मीडिया में फोटो भी डालते हैं आंध्रा भवन जा करके। जी, तो बताइए फिर क्या होने जा रहा है, नायडू बाबू क्या करने जा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार बीजेपी की बैसाखी पर नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार जरूर उनकी बैसाखी पर है। चंद्रबाबू नायडू को 175 की असेंबली में 3/4 बहुमत है। 134 एमएलए टीडीपी के पास है। पहली बात, उनके राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर मजबूर कर रही है। ये एक अलग फैक्टर है। दूसरा ये है कि नारा लोकेश की ताजपोशी का उपयुक्त वक्त कौन सा हो कि ताजपोशी भी की जाए और अगला 5 साल यानी अगला जनादेश भी टीडीपी के पक्ष में सुनिश्चित कराया जाए। ये एक फैक्टर है। और एक फैक्टर ये दिख रहा है कि वहां पर एक पोटेंशियल पॉलिटिकल थ्रेट यानी सामने से जो मुकाबले की स्थिति बनेगी वो क्या जगन मोहन के साथ बनेगी या पवन कल्याण भाजपा गठबंधन के साथ बनेगी या वो स्थितियां कांग्रेस के साथ बनेगी। अभी तमिलनाडु, वहां आंध्र प्रदेश में जनता भी कंफ्यूजन में है कि वो किसके साथ मुकाबले की स्थिति बनेगी। जी, वो चलिए। चंद्रबाबू नायडू अभी नाप तोल रहे हैं। ठीक अगर है। चंद्रबाबू नायडू को यह एहसास हो जाता है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है तो चंद्रबाबू नायडू 24 घंटे के अंदर साथ छोड़ दे। साथ छोड़ दे। अभी वो नाप तौल ठीक। कर रहे हैं। वो यूपी चुनाव के बाद परिस्थितियां कुछ क्लियर हो, आपने बिल्कुल सही कहा। या हो सकता है कि जिस तरह से टीवी के परफॉर्म कर रही है फिल्म स्टार की पार्टी, वो फिल्म स्टार की पार्टी अगले 1 आध साल में कैसा परफॉर्म करती है, जनता के साथ जी। कैसा राब्ता कायम करती है, उस पर पवन कल्याण का पॉलिटिकल फ्यूचर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि वहां ठीक। उस तरह का एडवेंचरिज्म चलेगा या नहीं चलेगा। जी 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 जी, ठीक है। सही बात है कि आखिरी मोमेंट तक ऑप्शंस को वे करेंगे, नाप तौल करेंगे, असेसमेंट करेंगे फाइनल कि भाई बीजेपी को छोड़ना सही है कि नहीं। क्योंकि बीजेपी को अगर बीच रास्ते में मोदी और शाह को छोड़ा तो फिर ईडी और आप कह सकते हैं सीबीआई ये घर जमाई बन सकती है नायडू बाबू की, फिर छोड़ेगी नहीं पीछा। इसलिए वो समझ रहे हैं कि बैर नहीं लेना है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना है। आखिरी मोमेंट पर नायडू तय करेंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है उनकी, लेकिन परेशान है बहुत ज्यादा। आखिरी सवाल लखेड़ा साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि तेलंगाना और कर्नाटक, चुनाव वहां होगा 2029 से पहले, क्या तेलंगाना और कर्नाटक जहां का एक तरह से कैंपेन आज मोदी ने स्टार्ट कर दिया है और जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि मोदी अब दक्षिण पे फोकस करेंगे और अमित शाह नॉर्थ पे फोकस करेंगे, उत्तर प्रदेश पंजाब पे, क्या तेलंगाना बीजेपी किसी सूरत में बाउंस बैक कर सकती, जीत सकती है? क्या कर्नाटक को वापस जीत सकती? इस तरह के आपको आसार लग रहे हैं? ये बीजेपी की स्थिति दक्षिण में दिन ब दिन खराब होती जा रही है? संक्षेप में जवाब दें, समय कम है। हाँ, देखिए आपने जहां जहां देखिए जो सरकार होती है उससे उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, इसमें कई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, इनकी जो सोशल पॉलिसी है, इनकी जो रक्षा नीति है, टोटल फेलियर है। आपके बॉर्डर सेफ नहीं है और आप चुनाव के टाइम पर नारा लगाओगे घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए। अरे घुसपैठिया तो आपका फेलियर है ना, वहां जो राज्य सरकार की पार्टी है वो उसका फेलियर नहीं है। और आप ये देखना, ये इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तेलंगाना में कहेंगे घुसपैठिया आ गए, ये हर जगह घुसपैठिया इन्होंने राग अलापा हुआ है। तो कहानी ये है कि इनको मिलने वाला है नहीं। ये देखिए, ये इनकी चला चली की बेला है, इनके दरवाजे बंद हो गए हैं। साउथ में ये घुस नहीं सकते हैं क्योंकि सत्ता विरोधी रुझान मोदी के खिलाफ है, मोदी के गवर्नेंस के खिलाफ, इनकी जो पूरी राष्ट्रीय नीति है इनकी उसके खिलाफ है। पार्लियामेंट को किस तरह से चला रहे हैं, परिश्रमण किस तरह से साउथ इंडिया पे थोप रहा है, उसके खिलाफ है। तो उसकी तीव्रता एंटी बीजेपी, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ है, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की लोकल पार्टी या तेलंगाना में कांग्रेस के बारे में। जी 10 सेकंड 15 सेकंड बचे अभिषेक। तेलंगाना कर्नाटक भले ही मोदी ने कैंपेन शुरू कर दिया, क्या आपको लगता है उसको जीतना टफ है? इट्स अ टफ बैटल फॉर मिस्टर मोदी। देखिए, तेलंगाना तो नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे, कम से कम अगले विधानसभा चुनाव में।
कर्नाटक के बारे में कह सकते हैं कि नॉर्थ कर्नाटक ये गढ़ हुआ करता था बीजेपी का, और बेंगलोर महानगर परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ी उससे नॉर्थ कर्नाटका तभी तक, मठों की राजनीति तभी तक जब तक बीएस येदियुरप्पा का जमाना था। अब लिंगायतों में भी वहां के कास्ट सेंसस के बाद येदियुरप्पा ने जो खेल खेला, इसने सिद्धारमैया ने जो खेल खेला है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये लिंगायतों के बीच हो गया है, जो 18-20% बीजेपी के पक्ष में गोल बंद होते थे। ये बीजेपी की चिंता है, इसलिए मुझे वहां भी बहुत संभावना नजर नहीं आ रही। संभावनाएं कम हैं दक्षिण भारत में, और नरेंद्र मोदी भी एक आप कह सकते हैं मुश्किल जमीन पर है दक्षिण भारत में। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंगाल जो उन्होंने जीता वो एक पीक हो सकता है बीजेपी का, बीजेपी ने पीक हिट कर दी हो। इसके बाद एक ढलान है, उत्तर प्रदेश एक लिटमस टेस्ट होगा, लेकिन दक्षिण भारत में क्या दरवाजे कर्नाटक के फिर से खुलेंगे ये देखना होगा। और ऐसी स्थिति में जब मोदी के खिलाफ एक परसेप्शन है साउथ में, नायडू बाबू जहां घबराए हुए हैं, दक्षिण भारत में ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी को कमर तोड़ मेहनत करनी होगी। हालांकि मेहनत उनकी जो हमने तमिलनाडु में देखी उसका कोई नतीजा नहीं आया। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त तेलंगाना और कर्नाटक जहां आने वाले समय में चुनाव होंगे 2029 से पहले, मोदी के लिए वो बहुत मुश्किल टारगेट है। इट्स नॉट बंगाल, इट्स कर्नाटक एंड तेलंगाना। साउथ इज साउथ, नॉर्थ इज नॉर्थ। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोका जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।